Once again, welcome in Magic of History with Sumit Kumar. As you know, we already discussed about the civil disobedience movement, and in last class we were discussing about how the participation saw the movement. We already discussed about the rich peasant and poor peasant. Next we are going to discuss about the business class and the workers. So firstly shall we discuss the business class. जो business class थी, प्रॉफिट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बिजनेस क्लास को बहुत प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि आपको पता हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हर ट्रेड वगैरह पे फैक्ट्री पे ब्रिटिश का डोमिनेशन होता था। कैसे? वो किसी भी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह तो थी इंडिया के अंदर, लेकिन उनके प्रोडक्शन को बिकने ही नहीं देते थे, उनके ऊपर हाई टैक्सेस लगा के रखते थे, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनके हाथ में थी और उनका जो सामान आता था वो कम टैक्सेस पे, बिना टैक्स के इंडिया के अंदर आता था और वो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से बिकता था और वो इनको बेचने ही नहीं देते थे। इवन रेलवे पार्ट्स, ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं। तो टिस्को वगैरह को एमर्ज होने का टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिला, जब ब्रिटेन वॉर में बिजी था और उसे जब यहाँ सामान की जरूरत पड़ी तो उसने लोकल इंडस्ट्री से लिया। इस प्रॉफिट को देखते हुए ये लोग समझ चुके थे कि अगर इंडिया फ्री होता है तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, तो इसलिए अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी, इसलिए कॉलोनियल पॉलिसी के जो भी पॉलिसीज थे उनके खिलाफ थे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड, कि ये कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि अगर फ्री हो जाता है तो प्रोटेक्शन हो जाएगी इम्पोर्ट के, क्योंकि जो फॉरेन इम्पोर्ट हो रहा है अगर वो रुकेगा तभी तो इनकी कंपनियाँ चलेंगी। इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, और इसके लिए इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, जिसमें से ये एक है इंडियन इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल कांग्रेस 1920, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी डी बिरला, ये सब ऐसे फेमस एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो कांग्रेस में बिलीव रखा। आइडिया ऑफ फ्लोरिशिंग विदाउट द कंसंट्रेट्स, कहीं ना कहीं इनका आइडिया था कि अगर इंडिया फ्री होगा तो बिना किसी रोक टोक के जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। सो आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड रहे गांधी जी के इस डिसीजन से कि उन्होंने ये स्टॉप करके बाद में फिर से स्टार्ट किया था। वर्किंग जो क्लास थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट कर रही थी। यू ऑल्सो सपोज टू थिंक, जब कहीं पर अगर आपके ओनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो तो लेबर्स का पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब लेबर यहाँ पार्टिसिपेट कर ओनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ओनर का ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम लोगों का प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शंस भी थे, जैसे कि नागपुर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अडोप्टेड आइडिया ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम का उन्होंने आइडिया अडोप्ट किया। बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स का एंड क्लोथ का। लो वेजेज और पुअर कंडीशन के खिलाफ लड़ रहे थे। स्ट्राइक्स की, रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने 1930 में स्ट्राइक कर दी। डॉकयार्ड ने 1932 में। छोटा नागपुर जो थे, गांधी जी कैप पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट रैली, कि उन्होंने मैंने लिखा नहीं, वियर या वॉर वर्ड लगा लीजिए यहाँ पे। छोटा नागपुर में जो थे, गांधी कैप होती थी। गांधी जी कैप क्या समझते हैं? जैसे ये तिरछी वाली, जैसे आजकल ये केजरीवाल जी पहनते, तो उस तरह की जो कैप उन्होंने वो पहनी थी। नेक्स्ट है वुमेन पार्टिसिपेशन। अगर हम इस मूवमेंट में देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन एक लार्ज स्केल पे हुआ था। मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में बताया, अगर आपने देखा होगा तो, कि जो गांधी जी हैं साल्ट मार्च के दौरान जो जहाँ भी रास्ते से जा रहे थे वहाँ उन्होंने लोगों को बहुत मोटिवेट किया सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। फीमेल को मोटिवेट करने का सबसे बड़ा उनका चांस इसके अंदर रहा। तो ड्यूरिंग द साल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ द वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम एंड लिसन द गांधी जी को सुनने के लिए आए। पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर द सॉल्ट, पिक द फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर, की फीमेल ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, मार्च भी किया, उन्होंने सॉल्ट भी बनाया, फॉरेन गुड्स को भी, फॉरेन प्रोडक्ट्स को भी जलाया, कपड़ों को जलाया, लिकर शॉप्स वगैरह को बंद कराया। तो फीमेल ने एक लार्जर नंबर में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो फीमेल हैं वो जेल भी गई उनको इस अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्बन हाई कास्ट फीमेल, अर्बन हाई कास्ट फैमिलीज एंड रूरल रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड, कि जो अर्बन हाई कास्ट फैमिलीज थी बेसिकली उनकी फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया सिटीज़ में, और जो रूरल रिच पीजेंट्स थी उनकी गांव में जो फीमेल्स थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मूवमेंट को एक लार्ज स्केल पे मास प्रोवाइड किया। ब्रेक द आइडिया ऑफ सिम्बॉलिक प्रेजेंट, और फीमेल ने जो सिम्बॉलिक प्रेजेंट का आइडिया था, इवन गांधी जी भी मानते थे कि फीमेल को कहीं ना कहीं घर में रहना चाहिए, उसको अपनी फैमिली के डिवोशन के लिए वर्क करना चाहिए, एक सिम्बॉलिकल सपोर्ट देना चाहिए, एक प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन इसको ब्रेक किया गया, बाद में गांधी जी ने ही फीमेल को पार्टिसिपेट करने के लिए कॉल ऑन किया।
तो ये था बेसिकली हमारा सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट। अब हमारी जो लिमिट्स हैं सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट की हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों कुमार, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन की लिमिट हमने डिस्कस की थी कि कहीं ना कहीं स्कूल्स नहीं थे और खादी की प्रॉब्लम की वजह से हुआ। तो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट की जो लिमिट्स थी उसमें हम दो लिमिट्स के बारे में बेसिकली बात करते हैं। एक है हमारी अनटचेबिलिटी से कनेक्टेड और दूसरी है मुस्लिम से कनेक्टेड। ये दो मेजर कम्युनिटी थी जिन्होंने सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट ना करने के क्या रीजन थे? तो अनटचेबिलिटी बेसिकली क्या है, आप लोगों को पता है इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अछूत माना जाता था। ये देखिए कि रोटी कैसे ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है। उनको मारा पीटा जाता था, सोसाइटी से अलग ऐसे छोटे छोटे घरों में रहने के लिए फोर्स किया जाता था। जो पब्लिक वेल कुएं वगैरह थे उनसे पानी नहीं लेने दिया जाता था। विलेज में आने से मना किया जाता था, आते थे साउंड करके आते थे। इवन साउथ में तो अगर ब्राह्मण के सामने कोई अनटचेबल आ जाता तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो इस तरह का जो बिहेवियर किया जाता था उसको कहीं ना कहीं चेंज करने उसको चेंज करने के बारे में कांग्रेस ने अभी तक कुछ अच्छे से किया नहीं था, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ये एक लिमिट थी। 1913 कॉल देमसेल्फ दलित, उन्होंने अपने आप को दलित कहना स्टार्ट कर दिया था। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित बिकॉज ऑफ द सनातनी हाई कास्ट। इसका रीजन एक ये भी था कि कांग्रेस ने इसलिए जो सनातन धर्म के हाई कास्ट थे वो कांग्रेस के अंदर थे, इसलिए भी इग्नोर कर रही थी। गांधी सेड स्वराज, पर गांधी जी ने कहा कि जो स्वराज है वुड नॉट कम फॉर द 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, कि जब तक हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करते थे तब तक स्वराज आने का कोई चांस ही नहीं है। और उन्होंने एक वर्ड भी दिया था इनको जो हरिजन के नाम से जाना जाता है, जो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि इनको देखो एंट्री इनटू द टेंपल, एक्सेस ऑफ द पब्लिक वेल टैंक रोड्स एंड स्कूल सब प्रवेश था, तो उसकी वजह से गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया। गांधी यूज टू क्लीन टॉयलेट, गांधी जी खुद टॉयलेट वगैरह क्लीन करते थे ताकि इस आइडिया और ऑर्थोडॉक्सी को तोड़ सके कि जो लोअर कास्ट है वो ये इस तरह के काम करती है, अपर कास्ट नहीं कर सकती, ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं गांधी जी खत्म कर सके। रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरल, की वो क्या चाहते थे कि रिजर्व सीट चाहते थे हर इंस्टीट्यूशन पे इनके लिए। दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, और दलित जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा किया जाए, अदरवाइज जो दलित का पार्टिसिपेशन है इसी वजह से सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट में लिमिटेड रहा। और इतने एक मास नंबर ऑफ पीपल के पार्टिसिपेट ना करने की वजह से कहीं ना कहीं सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर, जो बेसिकली इनके लीडर थे दलित्स के। इन्होंने डिप्रेस क्लास के 1930 में नाम से बनाई थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंबेडकर ने अटेंड की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर अंबेडकर डिमांड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की डिमांड जो है सेपरेट इलेक्टोरल की। सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है कि उसमें कैंडिडेट भी एससी का ही खड़ा होगा और वोट करने वाले भी सभी एससी होंगे, ना तो एससी के अलावा कोई वोट कर सकता है और ना ही एससी के अलावा किसी का कैंडिडेट हो सकता है। गांधी जी बिगेन फास्ट इनटू डेथ, और इसके बाद गांधी जी ने एक फास्ट रखा कि वो मर जाएंगे अगर सेपरेट इलेक्टोरल को माना गया, क्योंकि गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि अगर आज एक कास्ट मांगेगी तो कल दूसरी कास्ट मांगेगी और इस तरह इंडिया क्या है पूरा कास्टिज्म के नाम पर डिवाइड हो जाएगा और पूरा इंडिया यूनाइट नहीं बन पाएगा। क्रिएट अ डिवीजन इन द सोसाइटी, इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक सेपरेट डिवीजन क्रिएट हो गया है। पूना पैक्ट सितंबर 1932, इसी बीच में पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932, किसके बीच में? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। जब गांधी जी ने बेसिकली अनडू डेथ फास्ट रखा तो अंबेडकर जी को लगा कि गांधी जी से बात करनी चाहिए, अगर उन्हें कुछ हुआ तो पूरा देश अंबेडकर को गलत भी समझ सकता था, ठीक है। तो इसलिए जबकि अंबेडकर अपने हित के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए ही फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी के साथ एक पैक्ट किया जिसमें पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। डिप्रेस क्लास फॉर शेड्यूल क्लास की तरफ से किया था, जिसमें उन्होंने एग्री किया कि रिजर्व सीट इन द प्रोविनेंस एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो भी प्रोविनेंस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी, जितने भी दलित होंगे उनके लिए कुछ सीटें हमेशा रिजर्व की जाएगी और वो इस सीट पे इलेक्शन फाइट करेंगे, उनको ये रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये एक आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम रहा। तो ये तो अनटचेबिलिटी था। सेकंड हमारा रीजन है मुस्लिम कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं दूर रही इस मूवमेंट से। 1920 में हमने देखा था कि खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम गांधी जी के कहने पे एक साथ आए थे। उसके बाद बहुत बार ट्राई किया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी भी आप मुस्लिम लीग को नहीं देख सकते। आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन आपको खिलाफत मूवमेंट के बाद आपको फिर से एक कम्युनिटी साथ में नहीं दिखाई दी। तो कांग्रेस, रीज़न क्या था कि कांग्रेस के साथ जो है हिंदू महासभा कनेक्टेड थी। हिंदू महासभा पर्टिकुलर हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। एक मेंबर हिंदू महासभा का मेंबर और कांग्रेस का मेंबर हो सकता था, जबकि एक मेंबर मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का नहीं हो सकता था, जबकि मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देखने वाली थी। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। रिलेशंस ऑफ द हिंदू और मुस्लिम इसी वजह से थोड़े बिटर होते गए। ट्राई एन अलायंस इन 1927 में गांधी जी ने ट्राई किया था कि हिंदू मुस्लिम फिर से साथ आ जाए, बट डिडेंट वेंट वेल, अच्छे से कुछ हुआ नहीं।
जिन्ना's प्रपोजल रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली, कि जिन्ना ने प्रपोजल दिया था कि जो भी रिजर्व सीट है सेंट्रल असेंबली के अंदर वो दी जाए हमें। तो जिन्ना के इस प्रपोजल को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। रिप्रेशन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जिन्ना की दो डिमांड थी, एक तो सेंट्रल असेंबली में उन्हें रिजर्व सीट दी जाए, दूसरा रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द, जो भी प्रोविनेंशियल असेंबली है वहाँ रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मान लो अगर 30% मुस्लिम है तो 30% उनकी होनी चाहिए। जिस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे, जिस चीज़ को जो इसमें भी नाम दिया है मैंने एम.आर. जायकर, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को, जिसकी वजह से जिन्ना ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए जो एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, वो खड़ा हुआ। फियर ऑफ डोमिनेशन खड़ा हुआ कि मुस्लिम्स को ये लगा कि हिंदू जो है हमेशा डोमिनेशन करते रहेंगे और इसी वजह से उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और इन्हीं लोगों के पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि मेजर कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे लोग थे इन दो कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम के अंदर भी एंड एज वेल एज अनटचेबिलिटी के अंदर भी, जिन्होंने इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट नहीं किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली नेशनलिज्म की लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।